गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में। जल की हमारे जीवन में क्या महत्ता है ये तो हम सभी जानते हैं। जल पेयजल के रूप में, उसके अलावा कृषि में, उद्योगों के अंतर्गत और विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह जल संसाधन जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका संरक्षण किया जाना मानव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले जल के प्रदूषण से सुरक्षा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि विभिन्न माध्यमों से, प्राकृतिक माध्यम से भी और मानवकृत कृत्यों से भी जल जो है वो निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जल प्रदूषण में मानवकृत कारक बहुत से हैं, जिसमें कि मानव अपने घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, नगरीकरण के कारण निरंतर फैलता हुआ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का जो कचरा है, इसके अलावा कृषि के अंतर्गत उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग भी जल प्रदूषण के स्रोतों में निरंतर जाता जा रहा है। वह भी हमारे जल प्रदूषक के रूप में निरंतर जल में घुलते जा रहे हैं। तो विभिन्न कारक जो हैं वो हमारे निरंतर जल संसाधनों में घुलते चले जा रहे हैं, तो उनको रोकना भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है हमारा। दूसरा है जल का पुनः वितरण। जल का पुनः वितरण से तात्पर्य है हमारा कि जो जल हमारे पास में आता है उसके अंतर्गत, आता से मतलब है यहाँ कि वर्षा जल के रूप में जो पृथ्वी की सतह पर जो जल आता है उससे प्रारंभिक रूप में ही जल संरक्षित किया जाए, जबकि उसके अंतर्गत विभिन्न किस्म के प्रदूषक तत्व न घुले, यानी प्राकृतिक रूप से जो हमारे जल स्रोत हैं उनके अंतर्गत ही उनको संरक्षित किए जाने का हो और जो जल है उसका तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तीसरा पॉइंट है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। हम वर्तमान समय में देखते हैं कि भूमिगत जल को कृषि कार्यों के अंतर्गत लिया जाता है। हम देख रहे हैं वर्तमान समय में बहुत से खेतों के अंतर्गत ट्यूबवेल लगा लिया और बोरिंग के माध्यम से अथाह जल निकाल लिया जाता है और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि भूमिगत जल स्तर निरंतर गिरता चला जाता है और कालांतर में जो क्षेत्र है या खेत जो है वो जल प्लावनता का शिकार हो जाता है या उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो निरंतर गिर जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भूमिगत जल को हम स्वविवेक के अनुसार तरीके से उसका इस्तेमाल करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी जल को उपयोग में ले सके। ऐसा ना हो कि वर्तमान पीढ़ी तो जल का अतिरेक उपयोग कर ले और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पास में स्वच्छ जल की निरंतर कमी रहे, और कमी हो जाएगी तो कृषि उपज जो है वो हम नहीं ले पाएंगे और उसके भयावह परिणाम हमारे खाद्यान्न संकट के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं। चौथा जो कारक हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात करें तो जनसंख्या जो निरंतर बढ़ती जा रही है भारतवर्ष के अंतर्गत हम देख रहे हैं, तो निरंतर जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल उपलब्ध कराना हमारे लिए निरंतर कठिन कार्य होता चला जा रहा है। और हम देखते हैं कि शहरों के अंतर्गत भी और गाँव के अंतर्गत भी देखते हैं हम। गाँव में तो हालांकि समस्या नहीं है, लेकिन जो बड़े महानगर हैं उनके अंतर्गत जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण उन्हें पानी की उपलब्धता में निरंतर कमी आती जा रही है, क्योंकि प्रति व्यक्ति जल का उपभोग जो है वो बढ़ गया है और हमारे जो विभिन्न उपकरणों में इस्तेमाल होने वाला या हमारा जो तरीका है, जनसंख्या बढ़ने के साथ ही हमारे जल की प्रति व्यक्ति उपयोगिता बढ़ गई है और उसके फलस्वरूप हम
जो हमारे विभिन्न उपकरण हैं उनके अंतर्गत हम काम में ले रहे हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, या पहले हम सिलबट्टे पे जैसे चटनी बांट लिया करते थे और उसको साफ करने में एक गिलास पानी की ज़रूरत होती थी, वहीं हम मिक्सी जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंतर्गत अतिरिक्त जल इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कारों को साफ करने के लिए पाइप लगा के साफ करने की परंपरा सी चल लगी है, तो उसको सिर्फ हम कपड़े से पोंछ कर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे बहुत से हमें अपने आसपास के परिवेश के अंतर्गत कारक मिल जाएंगे जिससे कि जल का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग न होके बल्कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो जल की उपलब्धता है उसको नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना भी अति आवश्यक है। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंचाई की उन्नत विधियों का इस्तेमाल करना। सिंचाई की उन्नत विधियों का इस्तेमाल के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो उन्नत विधियों के अंतर्गत जो हमारी सिंचाई की परंपरागत तकनीकें थी उनके अंतर्गत इतना अधिक वो हमारी जो तकनीकें थी वो वर्षा जल पर आधारित थी, जबकि आधुनिक विधियां जो हैं उनके अंतर्गत जल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें विभिन्न मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और जब उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया जाता है तो जल की भी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। तो इसलिए जल की हमारी कृषि के अंतर्गत भी उपयोगिता या हम कहें खपत जो है जल की वो निरंतर बढ़ गई है। तो उसके लिए भी हमें विभिन्न जो तकनीकें हैं उन्नत तकनीकें, जैसे हम फव्वारा सिंचाई की बात करें तो उसमें हमारा 80% तक जो जल है वो उसकी बचत हो जाती है। उसकी विपरीत यदि हम खुली सतवाह प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो जल की अधिक मात्रा का उपयोग होता है। तो इसी तरीके से हमारी जो ड्रिप इरिगेशन है या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है उसके मार्फत भी हम उस सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत अधिक मात्रा में जल को संरक्षित कर सकते हैं। फिर छठा पॉइंट है वनावरण में वृद्धि। अगर हम अपने वनों को निरंतर बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वे वन वर्षा को आकर्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और साथ के साथ जल की जो निरंतर कमी होती जा रही है उसमें भी पूर्ति होगी। सातवां पॉइंट जो है वो है कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन। कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन से तात्पर्य है हमारा कि हम अधिक जल चाहने वाली फसलों के स्थान पर कम जल चाहने वाली फसलों का कम जल चाहने वाली फसलों को उपयोग में लाएं, तो उससे हमारी जो जल की खपत है वो निरंतर कम होगी और हमारा उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उससे हमारा जो पैटर्न है यानी कृषक को आर्थिक रूप से किसी भी किस्म की समस्या नहीं होगी। और दूसरा, जहाँ पर जल की उपलब्धता अधिक है वहाँ हम अधिक जल चाहने वाली फसलों को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक मैनेज यानी इस तरीके से हम प्रबंधन कृषि में प्रबंधन के द्वारा हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट बाढ़ का प्रबंधन, यानी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो हैं उनके अंतर्गत जो विभिन्न नदियाँ या सहायक नदियाँ या अवनालिकाएँ या जो उनके जो पैटर्न्स हैं यहाँ जहाँ पर कि जल अतिरेक रूप से आता है उनको वहीं पर प्रतिबंधित कर दें। उनमें चेक डैम्स और छोटे डैम्स और कुछ इस तरीके के संसाधन बना दें कि जिससे जल जो है आगे निचले स्थानों में बहने नहीं पाए और उसको वहीं पर संरक्षित कर दिया जाए। तो उससे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत बाढ़ की जो प्रबलता है उसको कम किया जा सकता है और उसका प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है उद्योगों में जल की बचत। उद्योगों में जल की बचत के फलस्वरूप जो विभिन्न उद्योग हैं उनके अंतर्गत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके भी हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। जल उद्योगों में लिया जाए, इस्तेमाल में लाकर, मान लीजिए अगर विभिन्न उद्योग हैं लोहा इस्पात उद्योग वगैरह, उसमें लोह संयंत्रों
को बनाने के पश्चात उसको ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। तो उस तप्त जल को तापमान सामान्य होने पर उसको पुनः जलाशयों में डाल दिया जाए, या जो जल इस्तेमाल में लिया गया है यदि प्रदूषित हो गया है तो उसको पुनः साफ करके काम में लिया जाए उद्योगों के द्वारा। तो इसके कुछ मानक तय किए जाएं, जो हमारी विभिन्न उद्योग हैं उनके लिए मानक तय हों, और वो जल को प्रदूषित करके अपने जल संसाधनों में ना डालें। कुछ इस तरीके की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है शहरी अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, यानी शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जो गंदा जल एकत्रित होता है उसको पुनर्चक्रण यानी पुनर्चक्रित करके या रिसाइकिल करके या विभिन्न हमारी जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके उनको पुनः उपयोग में लेकर के उस जल को, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा के जल को चक्रीकरण के माध्यम से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो उन तकनीकों की, उन वैकल्पिक संसाधनों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है नगर निकायों द्वारा जल संरक्षण। जो हमारे विभिन्न नगर निकायों के द्वारा जल को संरक्षित करने के लिए विभिन्न जलाशयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ उनके द्वारा परियोजनाएं तैयार की जानी चाहिए जल को संरक्षित करने के लिए। जैसे प्राचीन काल के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के अंतर्गत कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि होते थे। तो उसी मार्फत हमारे भी प्रत्येक गांव, ग्राम स्तर पर या बड़े स्तर पर विभिन्न किस्म के जलाशयों का निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जब हमारे पास में जब वर्षा काल, जब किसी वर्ष मान लीजिए वर्षा नहीं होती है तो भी हमारे पास सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए या विभिन्न जो उपयोग हैं उनके लिए हमारे पास में जल की कमी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए, यानी पारंपरिक जल स्रोत थे हमारे, वही हमारी पुरानी बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, या प्रत्येक गांव के अंतर्गत जो जोहड़ होता था उसको वापस पुनर्जीवित किया जाए, ताकि हमारे जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनका पुनरुद्धार होगा और प्रत्येक ग्राम, शहर और प्रत्येक स्तर पर पेयजल की उपलब्धता होगी। तो उससे हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वो सुधरेगा और हमारा जल संरक्षण हो सकेगा। मैं समझती हूँ आप लोगों को जल संरक्षण के संदर्भ में समझ में आया होगा। धन्यवाद।